चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम चर्चा करेंगे आपसे एग्रीकल्चर में क्रॉप के एक टॉपिक के साथ में, जो पेपर में हमसे लगातार कई बार पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार बार आ चुका है। चलिए, टॉपिक के साथ क्वेश्चन है हमारा आज का, a fruit plant which is commonly propagated through air layering is चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, एक फल पौधा जो सामान्यतः वायु पर्तन के माध्यम से प्रसारित या फलित होता है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन यदि हमें पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आपको वैसे ही पता है बिना ऑप्शन के, तो आप बता सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो चलिए ठीक है, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। क्या ऑप्शन इसमें मैंगो होगा? क्या इसमें हमें ऑप्शन में गुआवा होगा? या इसमें ऑप्शन में हमें सिट्रस होगा? क्या होना चाहिए यदि हमसे पेपर में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसमें कैसे पौधे हमारे पेपर में आएंगे? यदि ऐसे कोई क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो बताइए किसके साथ जाना आप पसंद करेंगे, या आपसे, ठीक है, इसमें और कोई यदि ऑप्शन आ जाए, तो जैसे ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग किसका, एप्पल का ले रहे हैं, सेब का, क्या होगा? जी बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बोले सर करेक्ट आंसर के साथ यदि हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं आप। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे आप। बहुत बढ़िया। एक फल पौधा, मतलब एक फलदार वाला पौधा जो सामान्यतः वायु पर्तन के माध्यम से फलित होता है। वायु, ठीक है, पर्तन के माध्यम से, मतलब जो क्या होता है, एयर लेयरिंग के थ्रू होता है। एयर लेयरिंग कौन सा? तो सर एयर लेयरिंग मतलब वायु लेयरिंग, ये आपको समझना होगा। अब बच्चों ये लेयरिंग शब्द क्या होता है इसे जानना जरूरी है, क्योंकि आंसर आप गलत दे रहे हैं। सभी के सभी बच्चों ने आंसर गलत दिया है, टोटल बच्चों ने गलत आंसर दिया है, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया इसका। वायु पर्तन का मतलब क्या होता है, लेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेयरिंग का मतलब क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताइए लेयरिंग किसे कहते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा गया है लेयरिंग क्या होता है, किसे कहते हैं लेयरिंग? तो सर लेयरिंग का मतलब होता है कि प्राकृतिक वातावरण में कई प्रजातियां, ठीक है, क्या हो जाती हैं, विकसित होती हैं। बढ़िया सर। तो वांछनीय पौधों का प्रचार प्रसार करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? और सर लेयरिंग अपनाते हैं। तो क्या होता है, तो सर लेयरिंग का लक्ष्य होता है कि प्रत्येक परत के माध्यम से क्या कर सके हम लोग, नए पौधों को तैयार कर सकें, नए पौधों को तैयार कर सकें। लेयरिंग कैसे करते हैं, तो सर किसी भी पौधे पर क्या करते हैं हम लोग, लेयरिंग कर देते हैं। उसमें जैसे कलम वलम बांधते हैं आप लोग, छाल को, टहनियों को क्या करते हैं, छील कर क्या कर देते हैं हम लोग, लेयरिंग कर देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, लेयरिंग आपने देखा हुआ होगा। बोले यस सर। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो ये मेरा एक पौधा लगा हुआ है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ये मेरा पौधा लगा हुआ है, ये उसकी क्या है, जड़ गई है। अब यदि मुझे मान के चलो एक पौधा तैयार करना है, एक पौधा मुझे नया तैयार करना, तो मैं क्या करूंगा, बोल सर मैं सबसे पहले एक बीज को जमीन में लगाऊंगा, फिर वो धीरे से एक कली बनेगी, फिर वो खिलेगा, और 4-6 महीने बाद वो लगभग इतना बड़ा होगा। समय लगता है, नहीं लगेगा समय? बोले हाँ सर समय लगेगा। और ये बीज सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये हो गया बीज वाली मेथड, बीज से लगेगा। लेकिन यदि इसी की कोई कली यदि है, इसी का कोई एक टहनी निकली है, जैसे मान चलो यहां पर कोई क्या निकली है, एक टहनी निकली हुई है, तो इसी टहनी को, जैसे ये टहनी निकली हुई है, इसी टहनी को मैं हल्का सा क्या करूं, ऐसा जमीन में ले जाके हल्का सा झुका के ऐसे जमीन में गड़ा दूं हल्का सा, और यहां पर इसको छील दूं हल्का सा, इसको मैं क्या कर दूं, ऐसा छील दूं, इसको हल्का सा छील देते हैं। जैसे इतनी मोटी यदि ये है तो इसको मैंने हल्का सा क्या कर दिया, छील दिया, और छील कर क्या कर दिया मैंने, यहां पर इसमें थोड़ा सा खाद वाद डाल दिया, मिट्टी लगा दिया। तो 10 दिन 15 दिन बाद में क्या हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे जड़ें आने लगेंगी। बोले यस सर जड़ें आने लगेंगी, तो एक पौधा फिर मेरा कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, ये तैयार हो गया, ये बड़ा 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 पौधा बन गया। इसको मैं बाद में फिर चाहूं तो यहां से काट भी सकता हूं। ये देखो मेरा नया पौधा तैयार हो गया। तो एक ही पौधे से दूसरा पौधा क्या कर लेते हैं हम लोग, तैयार कर लेते हैं। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। उन्हीं के तनों को क्या करके, यूज करके, उन्हीं के तनों का सहारा लेकर क्या कर सकते हैं हम लोग, नए पौधे तैयार कर लेते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेक्सुअल मेथड कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर, ऐसा किस किस में हो सकता है, ऐसा किस किस में हो सकता है स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस किस किस में करते हैं बताओ। तो बोले सर ये जो प्रोसेस है ना, ये आम में भी होती है, ग्वावा में भी होती है, साइट्रस में भी होती है, और एप्पल में भी होती है, चारों में होती है। बस यही तो आपके अंदर एक सोच की कमी है, यही सोच की कमी आपको पेपर में कम नंबर दिलवाएगी, याद रखिएगा। ये जो चीज है आपको ना, यही कम आपको नंबर दिलवाएगी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम 100% सही आंसर लगा के आ जाएंगे। चलो तो क्या लिखेंगे इसमें, तो बोले सर इसमें यदि हम डेफिनेशन वाइज यदि चलने की कोशिश करें कि भैया डेफिनेशन वाइज हम क्या लिखेंगे, तो क्या होगा डेफिनेशन वाइज हमारा। सर डेफिनेशन वाइज होगा लेयरिंग, लेयरिंग इज अ मेथड, लेयरिंग इज अ मेथड of asexual propagation, asexual propagation in which a stem, in which a stem is made to produce, is made to produce roots while still, while still attached to, attached to the parent plant। एक मुख्य पौधे से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो जुड़े हुए होते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल, एक मुख्य पौधे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बोले यस सर, लेयरिंग मेथड कहलाती है। तो क्या होगा, लेयरिंग का मतलब जिसमें लेयरिंग संभव है, ऐसे पौधे जिनमें क्या है, लेयरिंग संभव है। तो वो कौन से पौधे जिसमें लेयरिंग संभव है भाई, लेयरिंग जो है ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनमें संभव है। तो सर वे सभी पौधे जिनमें अलैंगिक प्रजनन विधि अपनाई जा सकती है। लेयरिंग अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रसार की
वह विधि है, वह विधि है जिसमें जिसमें मूल पौधे जिसमें मूल पौधे से मूल पौधे से जुड़े रहते हुए मूल पौधे से क्या करना है, जुड़े रहते हुए जड़ें पैदा करने के लिए जड़ें पैदा करने के लिए एक तना बनाया जाता है, एक तना बनाया जाता है। तो बोले यस सर, एक मुख्य पौधा होता है और उसी मुख्य पौधे का सहारा लेकर क्या करते हैं हम लोग, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, नए पौधे का निर्माण हो जाता है, लेयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, तो लेयरिंग कहलाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा। चलिए क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेयरिंग किन किन पौधों में पॉसिबल है, एक तो आपने आम लिख लिया, दूसरा आपने क्या लिख लिया इसमें भैया, लेयरिंग के जो प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं, तो सर आम है, गुआवा है, ठीक है, नींबू वर्गीय पूरे पौधे हैं जिनमें पॉसिबल है, ठीक है, जो भी क्लिम्बर वाले ट्री होते हैं, जो भी क्या होते हैं क्लिम्बिंग रोजेस वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा एक रोज गुलाब का पौधा होता है जो क्या होता है, झाड़ी नुमा चढ़ता है दूसरे पौधे के ऊपर में, चढ़ने वाले पौधे जो होते हैं वो भी आ जाएगा इसमें। एग्जाम्पल में हमारे इसमें हमने क्या लिखा था, मैंगो लिखा था सर, आम में ये पॉसिबल होता है। आम के बाद में किसमें पॉसिबल होता है, तो सर गुआवा, अमरूद में ये पॉसिबल है, अमरूद में करते हैं, आपने देखा होगा अमरूद में लेयरिंग करते हैं, देखा है आपने लेयरिंग अमरूद में होते हुए, नहीं देखा, आप कर सकते हो, बारिश के मौसम में आप लेयरिंग खुद से घर में करके देख सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास में कोई छोटे छोटे यदि पौधे यदि होंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। चलो दिखाते हैं भाई आपको कि ये गुआवा में लेयरिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, आप उसे भी जरा एक बार देख सकते हैं। चलिए लेयरिंग की जो विधि है, ठीक है, तो लेयरिंग कैसे पॉसिबल होगा, एक पौधे से दूसरे पौधे में यदि हमें लेयरिंग करना है, कैसे होगा लेयरिंग, चलो लेयरिंग देखते हैं। तो सर तने का सहारा लेकर किया जाता है कुछ इस तरीके से, ये एक तने से दूसरा तना बनाया जाता है, देख लो आप लोग, बोलिए सर एक तने से क्या हो रहा है, दूसरा तना का निर्माण किया जा रहा है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बनेगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो। चलिए तो ये पॉसिबल है। हाँ जी बोलिए सर। एक मेथड रहती है जैसे सर पेड़ की डाली में मिट्टी बांध देते हैं, सर उससे क्या बोलते हैं, मिट्टी बांध देते हैं। मिट्टी बांधने वाली प्रोसेस क्या होती है भैया, जिसमें मिट्टी बांधा जाता है, तो यदि आप मिट्टी बांधोगे तो क्या होगा, कौन सी विधि कहलाती है वो, कलम विधि की दाब विधि की ग्राफ्टिंग होती है, क्या होता है जिसमें मिट्टी बांधते हैं, जी सर। मैसेज करना है, माइक चालू नहीं करना है। चलिए तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, तो सर ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पौधे की ही, ठीक है, तनों पर, जैसे मान चलो पौधों का एक तना है, यहां से हमें क्या करना है, दूसरा एक और कलम निकालना है कि भैया ये दूसरे रंग की है और इसमें हमें कोई दूसरा रंग लेकर आना है, इसमें हमें कोई दूसरा रंग लेकर आना है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने यहां पर क्या कर दिया, एक रसायन बांध दिया, मिट्टी भी बांध दिया साथ में, तो क्या हो गया ये, तो सर इधर के फल अलग होंगे, जैसे मान चलो ये आम का है तो आम के फल की वैरायटी इधर अलग होगी और आम के फल की वैरायटी यहां पर दूसरी हो जाएगी। तो ये क्या होती है हमारी, सर इसे हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं इसे, क्या कहा जाता है इसे, इसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बनेगा पेपर में। तो इसमें हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, लेयरिंग में कौन कौन से एग्जांपल हमारे लिए पूछे जाते हैं, तो सर लेयरिंग में एक आम हो गया, एक ये हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, तो सर इसमें लेमन हो जाएगा, नींबू वर्गीय पूरा, ठीक है, सिट्रस परिवार पूरा का पूरा हो जाएगा नींबू वर्गीय पूरा। इसके साथ में जो क्लिम्बिंग वाले हमारे पास में जो भी होंगे, क्लिम्बिंग
ठीक है, क्लिम्बिंग वाले जो चढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं एक दूसरे के पौधे जो क्या होते हैं, चढ़ाई वाले पौधे होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। चढ़ाई वाले पौधे, चढ़ाई वाले पौधे आ जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी उनमें क्या होता है, तना होता है। बोलिए सर, वो भी आ जाएंगे इसमें। अब स्टूडेंट्स, यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो और क्या लिख सकते हैं इसमें, और क्या होगा हमारा, और कोई पौधे यदि प्लांट इसमें दिया है तो जास्मीन होगा, जास्मीन का पौधा। यदि आपने जास्मीन देखा होगा तो जास्मीन, बोलिए सर जास्मीन हो जाएगा। एप्पल इसी में आता है, एप्पल में भी कर लेते हैं हम लोग, सेब में भी कर लेते हैं। जास्मीन वगैरह आपने देखा होगा, जास्मीन का पौधा, तो जास्मीन में भी ये पॉसिबल होता है। जास्मीन में देखा होगा आप लोगों ने, बोले यस सर बिल्कुल देखा है। तो ऐसे पौधे जिसमें हम लोग क्या करें, लेयरिंग कर सकते हैं, वो कुछ पौधे मैंने आपको यहां पर बताया। नींबू वर्गीय पूरा है, क्लिम्बिंग वाली पूरी है जैसे, और ये नॉर्मल पौधे हमारे, ये सब इसमें क्या आते हैं, सिंपल लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग जिसे कहा जाता है, सिंपल लेयरिंग, या इसे हम लोग ग्राउंड लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, पेपर में यदि हमसे ऐसे कोई क्वेश्चन यदि पूछे जाएं, ठीक है, तो आप सभी लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए। पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन। चलिए अब आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें हम लोग। चलो, इसके बाद में, क्रॉप के बाद में एक टॉपिक जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, एनिमल में कई बार पूछा जा चुका है। टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये आम जिंदगी में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, डिवॉर्मिंग ऑफ काफ। डिवॉर्मिंग ऑफ काफ should be done from, should be done from। क्या है ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा, बछड़े का कृमि हरण, बछड़े का कृमि हरण, या जिसे हम लोग बोलते हैं डी वार्मिंग, डी वार्मिंग किससे किया जाना चाहिए, ठीक है, या कब से, ऐसा लिख सकते हैं, कब से, कब से किया जाना चाहिए, कब से किया जाना चाहिए। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, कब से करना चाहिए बछड़ों का कृमि हरण। चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा 4 वीक्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3 वीक्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा 6 वीक्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1 वीक्स। कब से करना चाहिए बच्चों, डी वार्मिंग जो है बछड़ों में कब से करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो जानना यह जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, कि भैया ये डी वार्मिंग होती क्या चीज है। ठीक है, डी वार्मिंग एक्चुअल में होता क्या है, ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी जानना है। क्या होता है स्टूडेंट डी वार्मिंग, जी बताइए। चलिए, डी वार्मिंग नहीं मालूम क्या होती है, आंसर जरूर दे दिए हैं कि सर आंसर तो आ ही जाता है हमारा, भले ही पता हो ना हो हमें। क्या होता है बच्चों डी वार्मिंग, नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स, डी वार्मिंग में क्या होता है, बछड़ों की सींग काटते हैं क्या, सींग वगैरह काटते हैं क्या डी वार्मिंग में। क्या है डी वार्मिंग, कैटल में डी वार्मिंग का मतलब क्या होता है, सींग काटना बछड़ों की, या उनके पेट में जो कृमि वगैरह हो जाती है उसके लिए, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसके लिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, काफी जैसे छोटे नया बच्चा यदि होता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा वो पोटी नहीं कर पाता, उसको दस्त नहीं हो पाते, उसको दस्त नहीं हो पाते। तो जब कोई छोटा बच्चा होता तो आपने देखा होगा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं,
बछड़ों को या इंसान के बच्चों को यदि क्या होते हैं, दस्त नहीं हो पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रुई का एक वो बनाते हैं और क्या करते हैं, पीछे लगाते हैं उनके, कि उन्हें आसानी से क्या हो जाए, दस्त तो लग जाए। देखा है क्या? क्या ये वो चीज है? या फिर बछड़ों की सींग को काटना या सींग नहीं उगने देना, इसलिए कोई तत्व डाल देना उनकी सींग में, क्या होगा? दो ऑप्शन है आपके पास में। तो सर जो आप बोल रहे हैं ना, ठीक है, सींग काटने वाला जो हम बोल रहे हैं वो क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो भैया याद रखिएगा, सींग काटना जो है, सींग काटना जो है वो भी बचपन में ही किया जाता है। सींग काटने का मतलब होता है डी हॉर्निंग। बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। डी हॉर्निंग मतलब होता है सींग को नहीं उगने देना या सींग को काटना। ये दोनों प्रोसेस जो होती है, ठीक है, आरी के द्वारा या फिर, ठीक है, पोटाश छड़ के द्वारा जानवरों की सींग को काट देना, ठीक है, वो हमारा जो होता है वो डी हॉर्निंग है। उसे क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, और इसे डी वॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा फर्क है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं दोनों में। तो इसमें सींग को काटा या सींग को बढ़ने से रोका जाता है। बचपन में ही सींग में क्या कर देते हैं, पोटास की छड़ रख देते हैं, तो हल्की सी उनकी सींग जहां से उगती वो जगह जल जाती है, जिससे दोबारा सींग ही नहीं उगती। बोले यस सर। तो ये डी हॉर्निंग कहलाता है, इसे हम लोग डी हॉर्निंग कहते हैं। डी वॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? तो सर ये इंसानों के बच्चों में भी होता है और जानवरों के बच्चों में भी होता है। जब इंसान के बच्चे या जानवर के बच्चे, ठीक है, सही तरीके से क्या नहीं कर पाते, दस्त नहीं होते उन्हें, या उन्हें, ठीक है, पोटी नहीं लगती है, तो क्या करते हैं सर, मार्केट से डी वार्मिंग के लिए बहुत सारी सायरप वगैरह भी आते हैं, लिक्विड वगैरह, जिन्हें पिलाया जाता है कि भैया अच्छे से क्या हो जाए, खुले दस्त लग जाए उन्हें। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो पेट में कृमि होने लगती है, दूध नहीं पच पाता। बचपन में ऐसा क्यों होता है कि उन्हें दूध नहीं पच पाता है? उसे हम लोग डीवॉर्मिंग कहते हैं। तो दूध का नहीं पचना आपका डीवॉर्मिंग होता है। आया समझ में? एक ये नॉर्मली प्रोसेस है कि उन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, हमारा डीवॉर्मिंग हो जाती है। तो बोले यस सर, यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो 100% बनेगा। तो ये कब होता है भाई? ये शुरुआत में ही होता है। किसी पशु के पेट के कीड़े मारने वाली दवा खिलाना कृमि हरण कहलाएगा, क्योंकि जब पेट में कीड़े, जब डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो भैया पेट में कीड़े बनेंगे तो भैया सही खुले दस्त भी नहीं लग पाएंगे। तो शुरुआती 1 महीने से ही क्या हो जाते हैं कि 1 हफ्ते से, 1 महीने से या 1 हफ्ते से, बताओ कब से चालू होगा, कब से चालू होगा? तो सर 1 वीक से, पहले हफ्ते से ही इन्हें देना चालू करना पड़ता है। द फर्स्ट वीक ऑफ काफ, क्या लिखेंगे? फर्स्ट वीक ऑफ काफ। काफ मतलब क्या होता है? बछड़ा। गाय के, भैंस के बछड़ों को क्या कहा जाता है? काफ के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर। एक आपने एक दवाई सुनी होगी, पिपराजीन, नाम सुना है? पिपराजीन सबसे फेमस है, एक समय से चली आ रही है पिपराजीन। पिपराजीन पिलाया जाता है, पिपराजीन पिलाया जाता है, बफेलो के काफ को हो चाहे काऊ के काफ को हो, पिपराजीन नाम की एक दवा पिलाई जाती है। बोले यस सर। और वो 6 माह तक पिलाई जाती है। जिन लोगों को बीच बीच में भी दिक्कत होती है तो पहले सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह तक दी जाती है उन्हें, ठीक है। लेकिन शुरुआत 1 हफ्ते से ही कर दी जाती है। कब से की जाती है? तो सर 1 हफ्ते से ही देना चालू कर दिया जाता है। तो बोले यस सर। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि भैया डीवॉर्मिंग क्या मतलब होता है? डीवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन के साथ चलेंगे तो आओ डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता हमसे कि भैया, ठीक है, डीवार्मिंग ऐसा भी लिख सकते हैं। डीवार्मिंग, डीवार्मिंग का मतलब होता है किसी पशु को, किसी पशु, किसी पशु को पेट के, पेट के कीड़े मारने, पेट के कीड़े मारने वाली दवा खिलाना,
दवा खिलाना कृमि हरण होता है, क्योंकि हम कृमि हर लेते हैं उसकी तो अच्छे दस्त लगने लगेंगे भैया। कृमि हरण या जिसे हम लोग बोलते हैं डीवॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग कहलाता है, डीवॉर्मिंग कहलाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई। यदि हमसे डेफिनेशन वगैरह दी पेपर में दी पूछ लिया जाए कि भैया इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल शब्दों में हमसे क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। क्या लिखोगे डेफिनेशन में भाई, सिंपल शब्दों में? तो सर ट्रीट टू फ्री इट ऑफ वॉर्म, है ना। ये सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए लिखेंगे इसमें, डिवॉर्मिंग इज द, डिवॉर्मिंग इज द गिविंग ऑफ एन अर्थेलमेटिक, अर्थेलमेंटिक ड्रग टू अ ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन और एनिमल्स टू राइड them of पैरासाइट्स, पैरासाइट्स जैसे राउंड वर्म हो गया, फल्क हो गया, टैपवर्म वगैरह हो गया। पेट में जो इस तरीके के क्या हो जाते हैं, जैसे राउंड वर्म है, ठीक है, फल्क वगैरह हैं, ठीक है, या फिर टैपवर्म वगैरह हैं, ये यदि पेटों में हो जाते हैं, किसी को कृमि हो जाती है ना, हमने कृमि कई बार पढ़ा हुआ है, तो बोलिए सर कृमि लग जाती है, ठीक है, कृमिनाशक दवा, परजीवी वगैरह जो हो जाते हैं पेट में, परजीवी जिसे हम लोग बोलते हैं पेट के कीड़े, परजीवी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेट के कीड़े। जैसे आपने देखा हुआ होगा, नहीं देखा तो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि पेट के कीड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने देखा जरूर होगा लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो आप उसे जरूर देख लो, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको कि जो टैपवर्म होते हैं, ठीक है, तो टैपवर्म, ठीक है, कैसे होते हैं। टैपवर्म यदि आपको दिखाया जाए कि भैया टैपवर्म जो होते हैं वो पेट में कैसे हमें नजर आते हैं, किस तरीके से हमें पेट में नजर आते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स जैसी हमारी नूडल्स मैगी वगैरह होती है ना, जैसे हमारे नूडल्स और मैगी वगैरह होती है ना, कुछ इस तरीके से होती कृमि पेट के अंदर, इस तरीके की होती हैं, जैसे नूडल्स वगैरह होती ना हमारी, वैसे। तो ये कृमि होती है, इस कृमि को हटाना, इस कृमि को हटाना, क्योंकि ये हमें डाइजेशन प्रॉब्लम काफी करती है। तो बोले यस सर, इसके कारण ही क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे, सर इसके कारण ही हमें सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है, तो कृमि हरण इसे कहा जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो 100% क्या होगा, बनेगा ही बनेगा। चलो ठीक है, बन जाएगा। बोले डीवॉर्मिंग यदि आता है, डीहॉर्निंग, दोनों मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया, दोनों आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब फ्रेंड्स पेपर में एक शब्द पूछा जाता है शाख वाटिका, शाख वाटिका, जिसे हम लोग बोलते हैं किचन गार्डन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किचन गार्डन के नाम से जानते हैं। अब ये किचन गार्डन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, किसे किचन गार्डन कहते हैं, किचन गार्डन किसे कहते हैं बच्चों, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, किचन गार्डन किसे कहा जाता है? किचन गार्डन मतलब ऐसा गार्डन जो किचन के बाजू में लगाया जाता है, महिलाएं जो किचन के बाजू में लगाती हैं गार्डन, वो किचन गार्डन होता है क्या, बताओ, व्हाट इज किचन गार्डन? तो बोले सर किचन से जुड़ा जुड़ा, ठीक है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे पानी हो गया या जो भी मटेरियल हम लोग रसोई से अपशिष्ट निकालते हैं, वो सब हम क्या करते हैं, उस गार्डन में छिड़क देते हैं। जैसे हमारी चाय पत्ती निकली, हमने उसको डाल दिया, हमारा पानी निकला, ठीक है, जैसे बर्तन धुलते समय
या फिर सब्जियों को साफ करते समय, तो वो सब हम क्या करते हैं, उसी गार्डन में पहुंचा देते हैं। तो बोले यस सर, किचन गार्डन मतलब होता है घर के रसोई खाने से जुड़ा किचन गार्डन कहलाता है, जिसमें क्या होते हैं, रसोई के अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाता है फल एवं सब्जियों को उगाने के लिए। बोले यस सर, क्या लिखेंगे, तो सर रसोई के अपशिष्ट जल का उपयोग, रसोई के अपशिष्ट जल का उपयोग करके फलों और सब्जियों को उगाना, फलों और सब्जियों को उगाना ही साख वाटिका कहलाता है, साख वाटिका कहलाता है। तो बोलिए यस सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साख वाटिका के नाम से जानते हैं। ओके ठीक है, क्या लिखेंगे, किचन गार्डन इज द ग्रोइंग, किचन गार्डन इज द ग्रोइंग ऑफ fruits and vegetable at the बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब होता है घर का पीछे वाला हिस्सा, बैकयार्ड मतलब क्या होता है, घर का पिछला वाला हिस्सा, बैकयार्ड ऑफ हाउस बाय यूजिंग किचन वेस्ट वाटर, तो यस सर, किचन का जो पानी होता है वो वेस्ट ना जाए, उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं फसलों को उगाने में और फलों को उगाने में, फलों को उगाने में कि फसलों को उगाने में, किसको उगाने में करेंगे, फल की फसल, तो सर सिर्फ फल एवं सब्जी, फसल को नहीं उगाएंगे भैया, साख वाटिका का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या लिखोगे इसमें, साख वाटिका का प्रयोग नहीं किया जाता, किसमें नहीं किया जाएगा, बताओ किसमें नहीं करेंगे, चलिए क्रॉप में नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए किचन गार्डन भी आपको क्लियर हो गया भैया, पेपर में यदि किचन गार्डन यदि पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा किचन गार्डन क्या होता है। ओके ठीक है, क्लियर है। अब एग्रीकल्चर में हमसे एक टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, वो एग्रीकल्चर, एनिमल और बायोलॉजी दोनों का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक है हमारा, ठीक है, हेट्रोसिस, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने इसका, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है, हेट्रोसिस किसे कहते हैं, हेट्रोसिस किसे कहा जाता है, नाम बहुत है, जिसे हम हिंदी में संकर योज कहते हैं, हिंदी में संकर ओज के नाम से इसे जाना जाता है। क्या होता है स्टूडेंट संकर ओज या हेट्रोसिस, पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई बताओ कि हेट्रोसिस क्या चीज होती है, किसे कहते हैं हेट्रोसिस, एक होता है हेट्रोसिस, एक होता है इनब्रीडिंग, दो चीजें होती हैं। हेट्रोसिस प्लांट में होता है, बोलिए यस सर, हेट्रोसिस जो होता है कॉमन बायोलॉजिकल फेनोमेना है, बोलिए यस सर, बिल्कुल। क्या करता है ये हेट्रोसिस, क्रॉस प्रजनन करवाता है, क्या करवाता है, क्रॉस प्रजनन करवाने में मदद करता है हेट्रोसिस। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया हेट्रोसिस क्या होता है, सर क्रॉस ब्रीडिंग करवाने में मदद करता है। यह विभिन्न अनुवांशिक आधारों पर दो या दो से अधिक माता पिता के बीच में क्या करवाता है, संकरण करवाता है। तो बोलिए यस सर, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए कि भैया हेट्रोसिस क्या चीज होती है, तो क्या लिखेंगे सिंपल शब्दों में, हेट्रोसिस को बताइए, तो क्या होता है हेट्रोसिस का मतलब,
तो सर क्रॉस ब्रीडिंग जानवरों या पौधों में अक्सर प्रदर्शित होती है और उसकी क्षमता ही या उसको करना ही हेटेरोसिस कहलाता है। बोलिए सर ठीक है, क्लियर हो गया। बनेगा क्या लिखेंगे, दो अलग अलग शुद्ध नस्ल वाली, दो अलग अलग, दो अलग अलग शुद्ध नस्ल वाली, शुद्ध नस्ल वाली, दो अलग अलग शुद्ध नस्ल वाली रेखाओं को जोड़कर, रेखाओं को जोड़कर हेटेरोसिस, हेटेरोसिस बनाते हैं, हेटेरोसिस बनाते हैं, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। ये उपज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या कोई भी संकर नस्ल को बनाने के लिए तैयार किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, पेपर में भी हमसे पूछ लिया जाए कि भैया हेटेरोसिस क्या होती है, तो सिंपल तरीके से याद रखिएगा। क्या लिखेंगे इसमें, इट रेफर्स, इट रेफर्स टू दी heterozygote, heterozygote produced by hybridization between two or more parents with different genetic basis, different genetic basis। याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, सर इसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस, हेटेरोसिस कहा जाता है। अब हेटेरोसिस किस में पॉसिबल है और हेटेरोसिस क्यों करना चाहिए, किसमें हेटेरोसिस करते हैं बताओ, कोई एग्जाम्पल एनिमल के नाम बता दो, हेटेरोसिस किसमें किया जाता है भाई, हेटेरोसिस करके क्या बनाया गया अभी तक, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद हो तो बताइए, किसमें किया गया है हेटेरोसिस। जी, किस किस के बीच में हेटेरोसिस किया गया है, हेटेरोसिस के एग्जाम्पल। तो सर हेटेरोसिस करने का फायदा क्या है, यदि मैं आपको बात करूं भाई कि दो नस्ल हमने उन्नत किस्म की ले ली, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया एक गधा और मैंने ले लिया घोड़ी, गधा और घोड़ी ले लिया मैंने, तो गधा और घोड़ी से क्या बनेगा, सर गधा में होती है काम करने की क्षमता और घोड़ी क्या हो जाएगा, ताकतवर। तो उससे जो बच्चा पैदा होगा हमारा वो कैसा होगा, तो सर वो होगा, विकास दर उसकी बढ़ेगी, उसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि गधा छोटा होता है घोड़ी बड़ी होती, तो उनके बीच का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, साइज में बड़ा होगा गधे से, उसकी प्रजनन क्षमता ज्यादा होगी। बोले यस सर, फायदे ही फायदे हैं हेटेरोसिस के। बोले यस, हेटेरोसिस के एग्जाम्पल हमसे जरूर पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ हेटेरोसिस का एग्जाम्पल क्या है, किसमें हेटेरोसिस पॉसिबल है। यदि हेटेरोसिस पूछ लिया जाए हमसे तो क्या करते हैं, चलिए बताइएगा मुझे। हेटेरोसिस हम प्रोसेस कर रहे हैं, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स, एक हो गया हमारा गधा, ठीक है, तो बोले यस सर गधा हो गया हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं डोंकी, गधा। गधे का संबंध कर दिया गया घोड़ी के साथ में, गधे का संबंध कर दिया गया किसके साथ में, घोड़ी के साथ में कर दिया गया, घोड़ी के साथ में। अब ये घोड़ी क्या चीज होती है, यदि आपसे किसी ने कहा भैया घोड़ी क्या होती है, घोड़ी, हॉर्स का उल्टा कौन होता है बताओ, यदि आपसे किसी ने पूछा भैया हॉर्स का उल्टा कौन होता है, जी, किस क्या कहते हैं हॉर्स के अपोजिट जेंडर को, हिनी कि मेयर, तो सर मेयर के नाम से जाना जाता है। गधा और घोड़ी का आपस में जब संबंध कराया गया तो इससे पैदा कौन होगा,
इससे पैदा कौन होगा बताओ? दोनों से यदि हम करा दें कि भैया इसका यदि क्रॉस करा दिया गया, किसके साथ में करा दिया गया? डोंकी के साथ में करा दिया गया, तो सर हिनी पैदा होती। हिनी क्या पैदा होता है सर? इससे पैदा होता है हिनी। पक्का? हॉर्स का क्रॉस करा दिया गया तो हिनी पैदा होता है क्या? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। बोले हिनी पैदा नहीं होगा। ऐसे में हिनी पैदा हो जाएगा कि देखना, घोड़ा का करवा दिया गया गधी के साथ में, घोड़ा का गधी के साथ में करा दिया गया। हॉर्स का करा दिया गया किसके साथ में? ठीक है, किसके साथ में? फीमेल डोंकी, फीमेल डोंकी के साथ में करा दिया गया, गधी के साथ में करा दिया गया। इससे क्या पैदा होगा सर? इससे पैदा होती है हमारी हिनी। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना भैया। हिनी जो होती है ना, हिनी जब गधी के साथ में होता तब होती है, गधी के साथ में होती है तब क्या पैदा होता है? वो सर हिनी पैदा होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डोंकी होता है, डोंकी का यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ डोंकी का अपोजिट क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर गधी को क्या कहते हैं हम लोग? सर गधी को कहा जाता है बरो। बरो के नाम से जाना जाता है गधी के अपोजिट को, बरो कहते हैं। ठीक है, या उसे हम लोग फीमेल भी, ठीक है, डोंकी के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कि भैया बताओ ये किसका किया गया? सर डोंकी का किया गया। डोंकी का क्रॉस किसके साथ में कर दिया गया स्टूडेंट्स? मेयर के साथ में कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स क्या पैदा होगा बताओ? इन दोनों से क्या पैदा होगा? सर खच्चर पैदा होगा। क्या पैदा होगा बच्चों को? सर खच्चर। देखा आप लोगों ने, कभी भी पहाड़ की यदि चढ़ाई यदि करना होता है तो किससे करना होता है? सर खच्चर से करते हैं। किससे करते हैं? खच्चर। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, घोड़े जैसा होते हैं, खच्चर होते हैं। देखा है खच्चर? नहीं देखा? तो सर देखा है, खच्चर को हमने देखा हुआ है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से बन जाएंगे ये क्वेश्चन यदि पेपर में यदि पूछे जाएंगे तो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने कभी भी कोई पर्वत वगैरह की चढ़ाई वगैरह यदि आप करने जाते हैं, ठीक है, कोई भी तीर्थ यात्रा में, तो आपको वहां पर खच्चर दिखाई देते हैं। वहां पर घोड़े नहीं होते, जैसे केदारनाथ, ठीक है, अमरनाथ, वैष्णो देवी, या कोई भी ऐसे चढ़ाई वाले जो स्थान होते हैं जहां पर आप जाते हो, तो वो आपको घोड़े जैसे दिखते हैं। वो घोड़े नहीं होते, वो होते अक्सर खच्चर हैं। कैसे होते हैं वो? अक्सर क्या होते हैं? घोड़े और गधी का क्रॉस होते हैं, घोड़े का और गधी का। घोड़े का और गधी का होते हैं क्या? तो सर जो लेडीज बनेगी वो हिनी होगी, जो मेल बनेंगे वो खच्चर होंगे। घोड़ा और गधी का हिनी होगी, लेडीज यदि होगी तो वो हिनी हो जाएगी, और यदि वो मेल बन जाएगा तो वो खच्चर बन जाएगा उनका। बोले यस सर, ठीक है। बोले पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, गधा घोड़ी की संतति से होते हैं ये लोग। दोनों के गुण आते हैं इसमें, दोनों के गुणसूत्र आपको नजर आते हैं। घोड़े और गधे दोनों के वंश के गुण जाते हैं। घोड़े में ताकत होती है तो वजन ढोने की क्षमता होती है गधे में, इसलिए तो बड़े बड़े आदमियों को बिठालकर बड़े बड़े पहाड़ चढ़ा देते हैं। तो बोले यस सर। गधे और घोड़े, घोड़े को देखा है ना, घोड़े जो होते हैं, ठीक है, वैसे ही आपकी खच्चर और हिनी दोनों होती है। याद रखिएगा, कोई अलग से नहीं होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जो हिनी होती है आपकी कैसी होती है। ठीक है, चलिए हिनी दिखा देते हैं भैया, कुछ लोगों ने हिनी नहीं देखा है। ठीक है, गधे जैसी ही होती कि घोड़े जैसी होती? सर घोड़े जैसी होती, कुछ इस तरीके से दिखने में एक से दिखाई देते हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते इन्हें। लेकिन घोड़ा जो होता है काफी ऊंचा होता है, और ये थोड़े से क्या होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में, थोड़े से छोटे होते हैं हाइट में, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से छोटे होते हैं हाइट में।
घोड़ा काफी ऊंचा होता है, गधा छोटा होता है, तो दोनों के बीच की हाइट का पैदा होता है। आप एक हाइट से भी जज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको खच्चर की क्या करना है और या हिनी की क्या करना है, पहचान करना है, तो आप इनकी पहचान किस तरीके से कर पाओगे भाई? तो सर गधे का गुणसूत्र कितना होता है भैया? देखो, गधे का जो गुणसूत्र होता है वो होता है हमारा 2n इक्वल टू 62 और इनका होता है 2n इक्वल टू 64। ये इनका गुणसूत्र होता है। अब दोनों के गुणसूत्र उसमें हमें नजर आते हैं, दोनों के गुणसूत्र हमें क्या होते हैं उसमें नजर आते हैं खच्चर में। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। गुणसूत्रों में हमें क्या देखने को मिलती है, इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और क्या चीज होगी दोनों में, यदि हम और अंतर यदि हम देखें कि भैया दोनों में क्या अंतर होता है, तो सर घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है, ये लोग तेज नहीं दौड़ सकते। दौड़ने में भी हम चेक कर सकते हैं कि दौड़ने में भी हमें क्या आएगा, इसमें फर्क नजर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।